कल चल रहा था। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमें कहता है कि mg कन्वर्ट हुआ है mg+2 में, mg कन्वर्ट हुआ है mg+2 में, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस कन्वर्ट हुआ है Ag में। इसका जो विभव है, जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, वो अपने को फाइंड करना है। विभव, विभव बोले तो सेल पोटेंशियल, ये अपने को फाइंड करना है। और हमें जो वैल्यू दी गई है mg+2 की कंसंट्रेशन दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, mg+2 की सांद्रता दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, और Ag+ की सांद्रता भी ब्रैकेट के अंदर, Ag+ की कंसंट्रेशन भी दी हुई है। इसके अलावा mg+2 का E0 मतलब एनोड का E0 दिया हुआ है, कैथोड का भी E0 दिया हुआ है। और अपना जो सेल पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला है, सेल विभव ज्ञात करने का जो सूत्र है, वो नर्नेस्ट इक्वेशन, क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन? E = E0 माइनस 0.059/n log Kc। Kc बोले तो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा फार्मूला रहता है नर्नेस्ट इक्वेशन का। आंसर मैंने वैसे आपको कल बता दिया था, इसका उत्तर कल बता दिया था। चलिए हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको। नर्नेस्ट इक्वेशन E = E0 माइनस 0.059/n log Kc, ये नर्नेस्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम है हमें E0 फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें E0 फाइंड करना है। तो E0 का जो फार्मूला होता है बच्चे, E0 = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये कल हमने कर लिया था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। फिर भी हम पूरा करेंगे एकदम। E0 सेल = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब जो कैथोड है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, कैथोड हमेशा दाईं ओर और एनोड हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। कैथोड हमेशा दाईं ओर और एनोड हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। तो पहले कैथोड का अपचयन विभव E0 लिखना है, E0 अपचयन विभव ही लिखना है ये। तो यहां से देख लेंगे Ag+ बदला है Ag में, मतलब अपचयन ही है। तो ये अपचयन विभव दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे 0.8 माइनस एनोड वाले का। अब ये भी अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, माइनस का 2.37, तो माइनस का 2.37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.8 प्लस 2.37, तो ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट। E0 मेरा सोल्व हो गया। तो E = E0 की वैल्यू आ गई 3.17। E0 कैसे निकाला? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड वाले की वैल्यू दी हुई थी 0.8, एनोड वाले की वैल्यू दी हुई थी -2.37, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का टोटल कर लिया 3.17 वोल्ट। तो 3.17 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब माइनस 0.059/n, n रखना है। n की वैल्यू कितनी रखनी है वो हम वापिस सेल देखो क्या कहता है, कहता है mg बदला है mg+2 में। तो हमने लिख दिया mg बदला है mg+2 में, mg बदला है mg+2 में। फिर कह रहा है Ag+ बदला है Ag में, तो Ag+ बदला है Ag में। तो ये उसने यही लिखा है, देखो वो कह रहा है, फिर देख ले, वो स्पष्ट कह रहा है, देखो mg बदला है mg+2 में, तो हमने लिख दिया mg बदला है mg+2 में। फिर कह रहा है Ag+ बदला है Ag में, तो हमने लिख दिया Ag+ बदला है Ag में, ठीक है। अब mg वाले पर तो +2 चार्ज है और Ag वाले पर +1 चार्ज है, इसलिए हम Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि चार्ज बराबर हो जाए। क्योंकि mg पर क्या चार्ज था, mg पर चार्ज था +2, Ag पर चार्ज था +1, तो हमने चार्ज इक्वल कर लिए, Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम जितना चार्ज आया है ना दोनों साइड, वही n की वैल्यू है।
तो इधर भी प्लस का 2 चार्ज है, इधर भी प्लस का 2 चार्ज है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों साइड प्लस 2 चार्ज है, इसलिए इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपॉन में n की वैल्यू 2 रख दी। लोग केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो मैंने पहले ही आपको बताया बच्चे, जिस पर चार्ज नहीं होता वो नहीं लिखना अपने को। तो जैसे यहां Ag पर चार्ज नहीं है, इसको मत लिखो। तो प्रोडक्ट बचा Mg+2, तो Mg+2 की कंसंट्रेशन, Mg+2 की कंसंट्रेशन अपॉन, अब इस Mg पर भी चार्ज नहीं है तो इसको मत लिखो, जिस पर चार्ज नहीं है उसको नहीं लिखना। अब बच गए 2Ag+, तो कैसे लिखेंगे रिएक्टेंट? Ag+ का स्क्वायर, Ag+ का स्क्वायर, समझ गए? तो उत्पादों की सांद्रता ऊपर, एक बार मैं फिर बता देता हूं, मैं फटाफट बात को अब रिपीट करूंगा। हमारा फार्मूला क्या है? E = E0 - 0.059 अपॉन n log Kc, ठीक है। E0 हमने सोल्व कर लिया 3.17 फार्मूला लगा के, तो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू रखनी है। n क्या होता है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला? Mg बदला है Mg+2 में और Ag+ बदला है Ag में। Ag वाली इक्वेशन को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे। क्यों कर लिया? क्योंकि Mg पे 2 चार्ज था, जबकि Ag पे 1 ही चार्ज था, तो चार्ज इक्वल कर लिया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और n क्या होता है? n इलेक्ट्रॉन के मोल कितने लेने हैं? जितना चार्ज है। अब दोनों साइड 2 चार्ज है तो अपॉन में 2। log Kc क्या होगा? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जिस पर चार्ज नहीं है वो मत लिखना, वो छोड़ दो, बाकी लिख लो। तो Mg+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन की स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। E = 3.17 0.059/2 log Mg+2 की सांद्रता, वो ये दी हुई है ब्रैकेट में, देखो Mg+2 की सांद्रता, Mg+2 की कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दी है 0.001 अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Ag+ की सांद्रता का स्क्वायर। तो Ag+ की सांद्रता भी ब्रैकेट में दी हुई है, देखो। तो Ag+ की सांद्रता दी है 0.01। अब इसका स्क्वायर मतलब एक बार और कर लेना है 0.01। तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, ये पॉइंट भी हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे बटे में 1000 आ जाएगा। तो 3 जीरो तो कट जाएंगी, 1 जीरो बच जाएगी, log 10 बच गया, log 10, और log 10 का मान 1, log 10 का मान 1। तो E = 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो E = 3.17 माइनस 0.059/2, तो E = 3.17 माइनस 0.295, मतलब ऑलमोस्ट 0.3, ऑलमोस्ट कितना आ गया? 0.3 आ गया। तो 295 कट कर लो बच्चे, 295 कट कर लो इसमें से, 3.17 में से 0.295 कट कर लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 6, तो 16 में से 9 गया 7, फिर 30 में से 2 का 2.8 के आसपास आंसर आया बच्चे। कल हमने थोड़ा आंसर में मिस्टेक कर लिया था, 2.875, 2.8 के आसपास सही है। 1 मिनट रुको, डिवाइड में मिस्टेक हुई है यहाँ, चेक करो, क्योंकि 0.0
0.59 है ना बच्चे, 0.059, तो यहां डिवाइड में मिस्टेक हुई है। क्या ये आएगा 0.0295 आएगा, 0.0295, तो 3.17 माइनस 0.03 हो गया ऑलमोस्ट, तो 3.14 के नियर अबाउट आंसर आएगा, 3.14 के नियर अबाउट। समझ आ गया कैसे किया है? बस सांद्रता कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट में दी हुई है, ये पुट करनी है हमें, कंसंट्रेशन जो ब्रैकेट में दी हुई है ये पुट करनी है, बाकी तो वही चीज है जो हम पहले करते आ रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन ध्यान रखना ब्रैकेट में दी हुई है वो पुट करनी है। समझ आ गया है? करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कल आप क्वेरी में अपनी रख सकते हैं, कल की क्वेरी में आपका डाउट आप रख सकते हैं। ओके जतिन, आपका कमेंट आ गया बच्चे, थैंक यू। और भी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, अगर समझ आ गया है तो अपना कमेंट जरूर किया करें कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम लोग निश्चिंत हो जाए कि आपको समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मैं हर प्रकार का एक क्वेश्चन आपके आगे रखने वाला हूं। ये 2025 के एग्जाम में आया था, और मजे की बात ये थी बच्चे कि 2025 में एग्जाम में आया अथवा और का ऑप्शन मिला, और इसके नीचे जो क्वेश्चन आया था ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ ये डाटा बदला हुआ था, बस क्वेश्चन यही था। फाइंड मोलर चालकता, मतलब मोलर कंडक्टिविटी करनी थी फाइंड। तो जिसको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला नहीं आता ना वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता था 2025 के अंदर। आप पेपर देख लेना, 2025 के अंदर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, और ऊपर और नीचे दोनों जगह मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। सबसे मजे की बात ये थी देखो, तो जिसको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला नहीं आता वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था। चलिए देखते हैं अपन क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं क्या कहता है। कहता है 298 केल्विन, ये तो ऐसे ही दिया है उसने, 0.05 m, मतलब कंसंट्रेशन आपको दे दी गई 0.05। विलयन की चालकता बोले तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं कापा से, कंडक्टिविटी को कापा से लिखते हैं 0.01150 सीमेंस सेमी इनवर्स। कंडक्टिविटी को कापा से लिखा जाता है, तो कापा दे दिया आपको 0.01150 सीमेंस सेमी इनवर्स। आगे कहता है 0.05 m NaOH विलयन की मोलर चालकता, मतलब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करो, लैम्डा m फाइंड करो। तो लैम्डा m का बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपको क्लियर किया हुआ है। लैम्डा m का फार्मूला होता है बच्चे 1000 कापा अपॉन सी, 1000 कापा अपॉन सी। ऊपर नीचे अथवा में दोनों जगह यही मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी। लैम्डा m इक्वल टू 1000 कापा बाय सी, लैम्डा m इक्वल टू 1000 इनटू कापा की वैल्यू पुट कर दो 0.01150 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू पुट कर दो 0.05, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 50 आ गई, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 20 आ गई, 302050 कट हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1150 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करोगे तो 230 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लो, ये लैम्डा m सोल्व हो गया है। समझ आ गया है? लैम्डा m फार्मूला लगाना है 1000 कापा बाय सी, कापा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कापा पुट करो, सी पुट करो, आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है। कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत, डायरेक्ट आंसर आने वाला है बच्चे। समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लैम्डा m इक्वल टू 1000 कापा बाय सी, और कापा आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर जो है वो निकलने वाला है। अगर समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। मैं हर न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं जिस तरह का न्यूमेरिकल पेपर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या कहता है, AgNO3 के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट, 2 एम्पियर की धारा से 30 मिनट तक उसे जो है विद्युत अपघटित किया गया है। मतलब ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 30 मिनट। मतलब आपको
करंट दिया गया है 2 एम्पियर का और t दिया गया है आपको 30 मिनट, 30 मिनट t दिया गया है। कैथोड पर निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान क्या होगा? व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड, यानी W आपको सोल्व करना है और W का फार्मूला होता है EIT बटे 96,500। W इक्वल टू EIT बटे 96,500, ये फार्मूला होता है। अब अपने को चाहिए E होता है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। E होता है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता है मोलर मास बटे संयोजकता, मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो मोलर मास दिया 108, AgNO3 में Ag पर प्लस 1 चार्ज है, मतलब वैलेंसी 1 है, तो 108 बटे 1 108 आ जाएगा। E क्या होता है? E सूत्र नोट कर लेना, करना हो तो मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो मोलर मास 108, वैलेंसी 1, तो 108 बाय 1 108 आ जाएगा। तो E कितना आ गया? 108। I कितना दिया है? 2 एम्पियर। T कितना है? 30 मिनट, लेकिन यहाँ T सेकंड में चाहिए होता है, तो 30 मिनट के सेकंड बनाओ, 30 इंटू 60 1800 सेकंड, 1800 सेकंड अपॉन में 96500, तो 20 से 20 काट लोगे तो ये बन गया 108 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 965। कर दोगे सॉल्व? समझ आ गया क्या फार्मूला लगाया? फार्मूला लगाया W इक्वल टू EIT अपॉन 96,500, ये फार्मूला लगेगा। W इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। तो E क्या है? E है तुल्यांकी भार। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता। तो मोलर द्रव्यमान दिया 108, Ag की संयोजकता यानी वैलेंसी, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, Ag की वैलेंसी दी है 1, तो 108 बटे 1 यानी E आ गया 108। E 108 पुट हो गया। I दिया हुआ था 2 एम्पियर, I 2 पुट हो गया। T दिया था 30 मिनट, सेकंड बना लोगे, 30 इंटू 60 सेकंड बन गए। वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? चले आगे। समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में बच्चे रिप्लाई कीजिएगा, चाहे थंब इंप्रेशन दीजिएगा, ओके या यस लिखकर रिप्लाई कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप रिपीट वर्ड लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप रिपीट वर्ड लिख सकते हैं। समझ आ गया है तो अपना सिंबल जरूर दीजिएगा, चाहे थंब इंप्रेशन से, चाहे ओके से, चाहे यस से। ओके, थैंक यू। मुकेश का कमेंट आ गया है, थैंक यू मुकेश। और स्टूडेंट जो भी जुड़े वो भी अपनी रिप्लाई जरूर करें अगर रिपीट करने। थैंक यू जतिन, थैंक यू बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए, KCl, HCl, MCH3, COOK। इसका लैम्डा M0 बोले तो सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इनकी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। द लैम्डा M0 वैल्यूज ऑफ KCl, HCl एंड CH3 COOK आर। तो किस किस के लैम्डा M0 दिया गया आपको लैम्डा M0 दिया गया है तो KCl का। थैंक यू सरबजीत कौर के नाम से कमेंट आया है। स्नेहा अरोड़ा, सरबजीत, जसबरार, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो लैम्डा M KCl दिया गया आपको, सीमांत मोलर चालकता दी गई KCl की 149.8 सीमेंज सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फिर आपको लैम्डा M0 HCl का दिया गया, HCl का कितना 425.9 सीमेंज सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आपको लैम्डा M0 CH3COOK का दिया गया कितना 114.4 सीमेंज सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा M0 KCl दिया गया है,
लैम्डा m0 HCl दिया गया है, लैम्डा m0 CH3COOK दिया गया है, और आपको फाइंड करना है CH3COOH का लैम्डा m0। कैलकुलेट द लैम्डा m0 वैल्यू फॉर CH3COOH। तो आपको फाइंड करना है लैम्डा m0 किसका, CH3COOH का। वेरी गुड, एक कमेंट आ गया है कि किस प्रकार से करेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये स्पीड चाहिए हमारे को, कैसे करेंगे देखो, अपन को बनाना है CH3COOH, CH3COOH ये बनाना है अपन को। तो CH3COO ये पड़ा और H ये पड़ा, तो CH3COO ये रहा और H ये रहा, तो इसको और इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या ऐड कर लिया, एक तो लैम्डा m0 CH3COOK और लैम्डा m0 HCl ये ऐड कर लिया, इससे CH3COOH बन गया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया बीच में, KCl एक्स्ट्रा ऐड हो गया, KCl एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो मेरे को नहीं चाहिए था। मेरे को सिर्फ CH3COOH चाहिए था, लेकिन KCl एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो मैं जो KCl की वैल्यू है उसको कट कर दूंगा, इसमें से लैम्डा m0 KCl कट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ताकि KCl वाला कट हो जाए। अब वैल्यू पुट कर दो, तो CH3COO की वैल्यू 114.4 प्लस HCl की वैल्यू 425.9 माइनस KCl की वैल्यू 149.8, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कैसे किया है? सिंपल सी बात है बच्चे, देखो सिंपल सी बात है। तो बहुत बढ़िया कमेंट आ गया है 390.5, 390.5, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए कैसे किया देखते हैं। हमें एक तो दिया था KCl, एक दिया था HCl, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। एक दिया था CH3COOK, और आपको जो बनाना था ना बच्चे, वो बनाना था CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH ये बनाना था आपको। तो CH3COO ये रहा और H ये रहा, CH3COOH ये बनाना था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो यहां से CH3COOH बन सकता है, लेकिन KCl एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, इसलिए हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, ताकि KCl वाला वैल्यू कट हो जाए इसमें से। अगर इसमें से KCl वाली वैल्यू कट हो गई, तो KCl वैल्यू कट करने के बाद CH3COOH की वैल्यू बच जाएगी। तो CH3COOH बचाना था, इसलिए KCl वाली वैल्यू को कट कर लिया है। तो CH3COOK प्लस HCl माइनस KCl इक्वल टू CH3COOH। समझ आ गया है? समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चे। एक बच्चे का कमेंट आदित्य माहर नाम से बच्चा है, उसने थंब इंप्रेशन जो है तुरंत सेंड कर दिया है। जतिन ने अपना आंसर दे दिया था, उसके बाद स्नेहा, जस, इनके सबके थैंक यू। मुकेश थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये मैंने कल भी बता दिया था, पर मैं आज सारे न्यूमेरिकल आपके बीच लेकर आ गया हूं। ठीक है, हालांकि मैंने कल क्वेश्चन क्लियर कर दिया था, पर आज हम सारे न्यूमेरिकल आपके बीच लेकर आ गए हैं वापसी, ताकि हर न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा G नोट आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा G नोट का जो फार्मूला होता है -NFE नोट, डेल्टा G नोट इक्वल टू -NFE नोट, ये फार्मूला रहता है। तो डेल्टा G नोट इक्वल टू -NFE नोट, माइनस का माइनस और डेनियल सेल के लिए n की वैल्यू, डेनियल सेल के लिए बच्चे n की वैल्यू क्या होती है? डेनियल सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 2। f की वैल्यू फिक्स है, f कितना
96500 फिक्स है और ई नोट फिक्स है डेनियल सेल का ई नोट फिक्स है कितना 1.10। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आया पड़ा है नेगेटिव में आएगा बच्चे। तो समझ आ गया क्वेश्चन। डेनियल सेल का डेल्टा जी नोट फाइंड करना था। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। एन की वैल्यू 2 होती है डेनियल सेल के लिए, एफ की वैल्यू फिक्स है 96500 और डेनियल सेल का ई नोट 1.10। दैट्स ऑल, न्यूमेरिकल सोल्व है हमारा। आ गए समझ। चलिए आंसर आ गया है, मुकेश ने आंसर दे दिया है -2,12,300 जूल में आएगा, जूल में। ठीक है 2,12,300 जूल पर मोल एनर्जी है तो जूल में आएगा, जूल पर मोल। ठीक है जूल पर मोल लोगे और किलो जूल बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे 0.3 आ जाएगा, माइनस का 212.3 किलो जूल हो जाएगा। अभी किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझ आ गया तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा बच्चे, और डाउट रहे तो रिपीट वर्ड लिखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था पर मैं फिर कह रहा हूं आज के टॉपिक के अंदर मैं सारे न्यूमेरिकल एक साथ लेकर आया हूं, तो आप इस लेक्चर को देखकर सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कवर कर सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल एक साथ आ जाएंगे आपके पास। ठीक है हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था पर हमारा टारगेट है कि हम सारे न्यूमेरिकल एक साथ उठा लें ताकि कोई न्यूमेरिकल ऐसा ना हो कि हमें इधर उधर बार बार हाथ मारना पड़े। तो आप एक ही लेक्चर के अंदर सारे न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए जिसे pH 10 वाले विलयन के संपर्क में रखा गया है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ pH 10। तो अगर मैं बात करूं बच्चे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने की, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करने की, तो हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होता है क्योंकि हमारा जो आईयूपीएसी सिस्टम है वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही जो है मानता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो करेक्ट है। जस बराड़ के नाम से कमेंट आया है, सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो बच्चे हाल फिलहाल 12th की केमिस्ट्री और 10th की साइंस, दो पार्ट मेरे चल रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री और 10th की साइंस। ये दो सब्जेक्ट में उठा रखे मैंने, तो अभी ये दो सब्जेक्ट ही मेरे चल रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है और हमें अपचयन विभव ही ज्ञात करना होता है, तो हम अपचयन वाली रिएक्शन लिखेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। इस पर हम लोग नेरेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नेरेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, क्या रहेगी E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 अपॉन N। N की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू 2 हो गई। लोग उत्पादों की सांद्रता मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है H2, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह 1 लिख देंगे। और रिएक्टेंट है हमारा 2H प्लस, तो अपॉन में बनेगा H प्लस की सांद्रता की स्केल, H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है तो अब pH दिया गया है 10, pH दिया गया है 10। जब pH 10 है बच्चे तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -10m हो जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चे, एक बात को नोट कर लीजिए, जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है ये 10 की पावर -pH होती है, 10 की पावर -pH होती है। H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चे वो 10 की पावर -pH होती है। अब pH आपको 10 दिया है तो pH की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर दोगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -10 बन जाएगी। अगर pH 2 दिया होता, सपोज कि वो pH 2 दे देता, तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है बच्चे वो 10 की पावर -2 होती।
H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस pH होती है, ठीक है। तो अगर वो pH 2 देता तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 होती, लेकिन हाल फिलहाल उसने pH 10 दिया है, pH 10 दिया है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगी। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 रखेंगे। प्रैक्टिकल की डेट बच्चे बिल्कुल आ गई है, तैयार रहिएगा। प्रैक्टिकल आपके बिल्कुल तैयार है, तैयार रहिएगा। चलिए E इक्वल टू ई नोट। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नोट होता है वो 0.0 होता है, माइनस 0.059/2 log 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर माइनस 10 किसके 10 की पावर माइनस 10 किसके होगा 10 की पावर माइनस 20। तो E इक्वल टू 0.0 तो खत्म होगी कहानी इसकी, तो 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 1/10 की पावर माइनस 20। 10 की पावर माइनस 20 को ऊपर ले जाओगे 10 की पावर प्लस 20 हो जाएगा वो। तो E इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 की पावर 20। और log वाली पावर कहां आ जाती है आगे, log वाली पावर आ जाती है आगे। तो E इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 log 10, और log 10 की वैल्यू हो गई 1, हट गया वो, log 10 की वैल्यू 1 होती है, काट लो इसको, 2 10 जा 20, तो माइनस का 0.059 मल्टीप्लाई बाय 10, देन E इक्वल टू माइनस का 0.59 वोल्ट। क्लियर, समझ आ गई बात सभी को? थैंक यू बच्चे, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए समझ आ गया होगा ई कैसे निकालते हैं। तो अगर समझ आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन ओके या यस से रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, हमारी बुक के अंदर बच्चे सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, हमारी बुक का सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जस बराड़ के नाम से कमेंट आया। बच्चे मैंने पहले भी बताया कि मैं हाल फिलहाल केमिस्ट्री और 10th की साइंस ले रहा हूं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट मैंने उठा रखे, केमिस्ट्री और 10th की साइंस। सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो अब आपके सामने है, सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो अब आपके सामने है ये सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसके लिए क्वेश्चन चलो रीड करते हैं हम लोग क्या कहता है, फिर हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। 0.1 मोल पर लीटर KCl, तो KCl दिया हुआ है कितना 0.1 मोल पर लीटर, मतलब KCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर लीटर KCl की कंसंट्रेशन दी है। विलन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम। KCl के लिए जो रेसिस्टेंट दिया गया है, हमें दिया गया है 100 ओम, 100 ओम, ठीक है, KCl के लिए 100 ओम। यदि उसी सेल का प्रतिरोध, यदि उसी सेल का प्रतिरोध मतलब सेम सेल का जो रेसिस्टेंस है वो 0.02 मोल पर लीटर NaCl फिल किया आपने। अब सॉल्यूशन बदल लिया, कौन सा ले लिया NaCl, NaCl सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन ले लिया। इसकी कंसंट्रेशन ले ली कितनी 0.02 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है। और अब जो रेसिस्टेंस फाइंड हुआ है वो हुआ है 520, मतलब अब जो रेसिस्टेंस है वो है 520 ओम, 520 ओम। अब NaCl विलयन की मोलर चालकता, मतलब NaCl सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड करनी है। NaCl सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड करनी है।
तो NaCl वाली मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है 1000 kappa by C। NaCl सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड करनी है, मतलब 1000 kappa by C मेरे को फाइंड करना है। और इसके लिए मेरे को 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता मतलब कंडक्टिविटी, चालकता का मतलब क्या है कंडक्टिविटी, 1.29 दी है, 1.29 दिया है। इसका कापा दिया है 1.29 और ये दिया है सीमेंज पर मीटर के अंदर, सीमेंज पर मीटर के अंदर, साइमन्स पर मीटर के अंदर दिया है बच्चे, ये साइमन्स पर मीटर के अंदर दिया है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हमने सीमेंस पर मीटर के अंदर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना पहले। तो इसका जो कापा सीमेंस पर मीटर में दिया है 1.29 सीमेंस पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कापा की वैल्यू बन गई 0.0129 सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर, इसका कापा बन गया। अब लैम्डा एम हमें इसका फाइंड करना था, 1000 kappa by C फार्मूला है, तो इसके लिए मेरे को कापा चाहिए। तो इसके कापा का जो फार्मूला आएगा, इसके कापा का बच्चे जो फार्मूला होता है कापा इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए, कापा इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए। तो कापा इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए। अब R तो मेरे को दिया है 520, R तो मेरे को दिया है कितना 520, 1/520 इंटू L बाई ए। L बाई ए जो है वो मेरे को चाहिए, L बाई ए चाहिए मेरे को बच्चे। तो L बाई ए मैं कहां से लाऊंगा, L बाई ए मैं लाऊंगा इससे, इस कापा वाले से, क्योंकि मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा कापा इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए। अब इसका कापा मेरे को दिया है 0.0129 और इसका R भी मेरे पास है 100 इक्वल टू 1/100 इंटू L बाई ए, 1/100 इंटू L बाई ए। तो इसका L बाई ए मैं सोल्व कर लूंगा, L बाई ए इक्वल टू 0.0129 मल्टीप्लाई बाई 100, तो L बाई ए इक्वल टू 0। तो L बाई ए जो है, L बाई ए हम इससे ले आएंगे, कैसे, क्योंकि इसका बच्चे कापा भी दिया हुआ है मेरे को और इसका R भी दिया हुआ है, इसका कापा भी दिया हुआ है और इसका R भी दिया हुआ है, तो हम L बाई ए इससे ले आएंगे। और जो L बाई ए हम लाएंगे वो यहां पुट कर देंगे, क्योंकि उसने एक वर्ड लिखा था बच्चे, क्या, यदि उसी सेल मतलब सेम सेल, सेम सेल, सेल वही था, तो जो L बटे ए इसका आएगा ना वही L बटे ए इसका आएगा, सेम टू सेम, दोनों का सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि सेल सेम है बच्चे, सेल सेम है तो दोनों का सेल कांस्टेंट भी सेम रहेगा, दोनों का सेल कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो L बाई ए यहां से लाएंगे। एक बार मैं फिर सारी बात आपको क्लियर करता हूं। देखो बच्चे, इसमें ना दो सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। पहली चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसमें आपको दो टाइप के सॉल्यूशन दिए उसने, क्लियर करें बात। एक के लिए आपको कापा सॉल्व करना है, कापा इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए, लेकिन आपको दिया हुआ अकेला R ही है, आपको L बटे ए भी चाहिए, सेल कांस्टेंट भी चाहिए। तो सेल कांस्टेंट आप इस साइड से लाओगे जिसका कापा आपको पता है, क्योंकि कापा भी पता है, R भी पता है, तो L बटे ए यहां से सोल्व कर लेंगे और वो जो L बटे ए आएगा वो यहां पुट कर देंगे, कापा सोल्व हो जाएगा। इसका कापा सोल्व होने के बाद यहां कापा की वैल्यू पुट कर देंगे, C ऑलरेडी दिया गया है, तो कापा और C दोनों पुट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ। रिपीट करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में रिपीट वर्ड लिख दे, कमेंट बॉक्स में रिपीट वर्ड लिख दे। अगर रिपीट करने की जरूरत है तो
कमेंट बॉक्स में रिपीट वर्ड लिख दे। अगर रिपीट करने की जरूरत है तो और समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में ओके या यस से रिप्लाई कर दे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो चले अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप रिपीट वर्ड लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं एक बार मोटा मोटा फिर बता देता हूं, क्योंकि हमें 2-4 मिनट ही लगने हैं अभी तो, लेकिन वापिस शुरू से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो आपको KCl सोल्यूशन दिया गया है एक तो, और एक आपको दिया गया है NaCl, 2 दिए हुए, ठीक है। NaCl के लिए आपको R दे दिया गया 520, R दे दिया गया 520। ओके बच्चे, बस 2 मिनट लगेंगे जस्ट, ठीक है। R 520 दे दिया गया और C दे दिया गया 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। C 0.02 मोल पर लीटर दे दिया गया। और KCl के लिए आपको जो R दिया गया वो 100 ओम, और जो कंसंट्रेशन दी गई वो दी गई 0.1, और इसका कापा भी दे दिया गया, KCl वाले का 1.29 सीमेज पर मीटर। पहले इसको सेंटीमीटर बना लेना, बच्चे, सेंटीमीटर बना लेना। 1.29 सीमेज पर 100 सेमी हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.0129, ये बन गया कापा आ गया। R आ गया तो पहले L बटे A यहीं से निकाल लेते हैं। कापा इक्वल टू 1/R इंटू L/A, देन L/A इक्वल टू कापा इंटू R। तो कापा 0.0129, R 100, तो ये बन गया 0.129 सेमी इनवर्स। अब यहां से कापा निकालोगे, कापा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। अब R आपको दिया है 520, तो 1/520 इंटू L/A आ गया 0.129, ये कापा आ गया मेरे पास। तो कापा क्या आ गया? कापा आ गया 0.129/520, ठीक है। ये कापा सोल्व हो गया, तो कापा की वैल्यू जो है इसको सोल्व करने पर 0.00248 इतना आ जाएगा। 0.00248 मुकेश ने कमेंट कर दिया इसका, 0.00248 ये कापा सोल्व हो गया। अब कापा सोल्व हो गया तो लैम्डा एम का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। एक बच्चा नरगल कमेंट कर रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जुड़े वो मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसका जो पढ़ने के लिए जुड़ा है, ठीक है। और जो ये नरगल मैसेज करने के लिए जुड़े हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ना आए। भले ही मैं जो 10th का क्लास लेता हूं उसमें भी मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं व्यूज के लिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप लोग यहाँ आए और मेरे थोड़े व्यूज बढ़े। इसके लिए मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है। बच्चा वही मेरे लाइव सेशन में रहेगा जो पढ़ने के लिए जुड़ा है। उस स्टूडेंट को मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ से। वो कई देर से मैं देख रहा था कि अनर्गल कमेंट किए जा रहा है, XYZ कुछ भी लिखे जा रहा है। तो बच्चे आप पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं ये कहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मैं जस्ट आपकी स्टडी के लिए आपके बीच हूँ। आप XYZ स्टडी से हटते हैं तो मैं बिल्कुल कंट्रोल मेरे पास है बच्चे, यहाँ से आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। वो कंट्रोल मेरे पास ही है। 1-2 बार होता है मिस्टेक, करो चलो कोई बात नहीं, अगला इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसको ये मत सोचे कि अगला इग्नोर ही करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब तक मैं स्टडी फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तब तक ऐसे बच्चे जो है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। चलिए, कापा आ गया आपके पास 0.00248 कापा आ गया। अब लैम्डा एम चाहिए, लैम्डा एम, और लैम्डा एम की वैल्यू है 1000 कापा बाय सी। लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो है 1000 कापा बाय सी, ये फार्मूला होता है बच्चे। अब सी आपको दिया है 0.02, सी आपको दिया है 0.02, तो 1000 कापा 0.00248
अपॉन सी 0.02, तो आप पॉइंट डालें, पॉइंट डालेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 1000 इंटू 100 1 लाख हो गया, मतलब 5 जीरो आ गई, 5 जीरो गायब हो गई, सारी की सारी पॉइंट हटाओगे, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे भी 5 जीरो जाएंगी, 5 जीरो से 5 जीरो कट हो जाएंगी, तो 248/2 आएगा, 248 डिवाइडेड बाय 2 यानी 124 सीमेज सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा। सबसे स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल है ये आपके इस चैप्टर का। समझ आया है क्या? समझ आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा बच्चे, थंब इंप्रेशन से रिप्लाई कीजिएगा, ओके से रिप्लाई कीजिएगा, या फिर यस लिखकर रिप्लाई कीजिएगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो रिपीट वर्ड में फिर कहूंगा बच्चे आप लिख सकते हैं, मैं बकायदा वापिस रिपीट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एग्जाम हमारा जस्ट वन मंथ है एग्जाम के अंदर। चलिए ओके बच्चे, थैंक यू, आपके थंब इंप्रेशन प्राप्त हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अब चलिए न्यूमेरिकल इतने ही थे जो हमने पीछे 7 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं बच्चे, 7 न्यूमेरिकल मत छोड़ना। और एक बात आपको और बता रहा हूं, वो नोट कर लीजिएगा, वो नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, वो डायरेक्ट कहेगा कि NaCl और KCl के लैम्डा m0 मतलब सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कितना डिफरेंस होगा। लैम्डा m0 NaCl और KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर ऋणायन समान होते हैं, ऋणायन बोले तो एनायन, इंग्लिश में हम एनायन बोलते हैं इसको, अगर ऋणायन समान होते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस रहता है दोनों में वो रहता है 23.4 का, 23.4। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता बच्चे। अगर ऋणायन सेम है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस रहेगा 23.4 का। और वहीं अगर धनायन सेम होते जैसे NaCl एंड NaBr, अब धनायन कटायन सेम है, Na धनायन कटायन सेम है, तब जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 1.8 का, 1.8 का। अगर कटायन सेम है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में 1.8 का डिफरेंस आएगा। धनायन कटायन बोले तो धनायन सेम है तो 1.8 का डिफरेंस आएगा, और ऋणायन मतलब एनायन सेम है तो 23.4 का डिफरेंस आएगा। ये फिक्स है, याद कर लीजिएगा। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 234 23.4 न याद करके आप 234 याद करें, 234 जस्ट एक पॉइंट यहां लगाना है, 234 ठीक है। तो 23.4 या 23.4 याद रखना बहुत हार्ड है, 234 याद कर ले। अब इसका टोटल मारेंगे तो 9 बनेगा, देखो 2 3 5 5 and 4 9। अब 9 के 2 टुकड़े कर लो, 1 and 8, तो ये भी याद हो गया 1.8। तो पहले याद कर लो 234, अगर 9 सेम है एनायन सेम है तो 234 मतलब 23.4। अब इसका टोटल करें तो 9 होता है, तो धनायन सेम है तो 9 के 2 टुकड़े करके रखें 1 and 8 मतलब 1.8 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है, चालकता व मोलर चालकता का मात्रक लिखिए। तो एक तो चालकता बोले तो कापा कंडक्टिविटी और मोलर चालकता लिखे तो मोलर कंडक्टिविटी। अब कापा का फार्मूला होता है 1/r × L/A। तो 1/r का मात्रक हो गया ओम, और L लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेमी, और A की जो यूनिट होती है वो होती है सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर। अब ओम को ऊपर ले जाओगे ओम इनवर्स, और सेमी अपॉन सेमी स्क्वायर में से एक सेमी कट गया, सेमी को ऊपर ले जाओगे तो सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ओम इनवर्स को मोहो भी बोलते, मोहो सेमी इनवर्स, ठीक है, और सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस सेमी इनवर्स। जो भी आप लिखे सही रहेगा,
ठीक है, सेमी की जगह मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्लियर करना पड़ेगा। हमारा ज़्यादातर सेमी में ही चलेंगी यूनिट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। एमएल में बात करेंगे तो सेमी क्यूब, एमएल की जो यूनिट होती है वो सेमी क्यूब होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूनिट को सेमी में ही लेके चलना है। मोलर कंडक्टिविटी वाला और देख लो, लैम्डा एम इक्वल टू 1000 कापा बाय सी, लैम्डा एम इक्वल टू 1000 कापा बाय सी, ठीक है। सी जो है, सी क्या है, सी है मोलरता, मोलरता, और हमने जो वॉल्यूम लिया था सेमी क्यूब में लिया था। मैं वो वाला फार्मूला लिखता हूं, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू वी, ये वाला फार्मूला ध्यान है, हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू वी। अब कापा की यूनिट क्या है, सीमेंस सेमी इनवर्स, कापा की यूनिट सीमेंस सेमी इनवर्स। आयतन की वॉल्यूम जो है यहां सेमी क्यूब में लिया था हमने, घन सेमी में, घन सेमी में वॉल्यूम लिया था। और मोलर चालकता की परिभाषा होती है क्या, एक मोल विद्युत अपघटय अगर लिया जाए, क्या, एक मोल विद्युत अपघटय अगर लिया जाए, मतलब पर मोल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोल इनवर्स इसलिए लगाया है हमने। मोल इनवर्स क्यों लगाया है, क्योंकि हम मोलर चालकता की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे, एक मोल विद्युत अपघटय, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, मतलब पर मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो लास्ट में मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। तो सेमी इनवर्स और सेमी क्यूब सोल्व करोगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, तो सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट बनेगी लैम्डा एम की, लैम्डा एम की। तो बच्चे ऐसा यूनिट बिल्कुल मीटर में ही लेते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट मीटर में ली जाती है, हमारे से नॉर्मली पूछेगा वो सेमी में आएगी, ठीक है। चलिए क्लियर है क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सांद्रता कम करने अथवा तनुता अधिक करने पर चालकता व मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कहता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड और द डाइल्यूशन इज इंक्रीज्ड। मोलर चालकता और चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब कंसंट्रेशन को कम किया जाता है या डाइल्यूशन को बढ़ाया जाता है। तो कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था क्या होता है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी घटती है, चालकता घटती है, मोलर चालकता बढ़ती है। कंडक्टिविटी घटती है और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, सांद्रता कम कर रहे हैं, मतलब पानी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, सांद्रता को कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन को ज्यादा कर रहे हैं, तो सांद्रता को कम कर रहे हैं, तनुता को बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में पर सेमी क्यूब, एक सेमी क्यूब में आयन कम हो जाते हैं, एक सेमी क्यूब में आयन कम हो जाते हैं, इसलिए चालकता कम हो जाती है। एक सेमी क्यूब में आयन कम हो जाते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं उतना क्यूब वाला बना के नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, अपने छोटे तरीके से समझते हैं इसको। ये मान लेते हैं अपन कि मेरे पास 5 ml, कितने ml, 5 ml, 5 ml विलयन है जिसमें मैंने 2 मोल NaCl डाले हुए। कितने, 2 मोल NaCl, मतलब इसमें 2 ही Na प्लस है और 2 ही Cl माइनस है, मतलब 4 Cl माइनस है, टोटल 4 आयन है, सॉरी 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस, मतलब 4 NaCl। अपने 4 ml ही ले लेते हैं, 4 ml में 4 आयन पड़े, 4 ml में 4 आयन पड़े, मतलब 1 ml में 1 आयन पड़े। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर 4 ml में बच्चे 4 आयन पड़े हैं तो 1 ml में मतलब 1 आयन पड़ा होगा। अब हमने क्या करना है, पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मैंने पानी मिलाया, वॉल्यूम बढ़ गया। सपोज कि वॉल्यूम मैंने कर दिया अब 8 ml, कितने ml कर दिया, 8 ml।
8 ml में आयन तो 4 ही रहे ना, तो 8 ml में आयन कितने रहे, 4 ही रहे, आयन तो वही रहे। तो 1 ml में मतलब 4/8 यानी आधा आयन हो गया। पहले मैंने घन बना के बताया था आपको, सीधा भी सोच सकते हो। मान लो पहले 4 ml में 4 आयन थे, मतलब 1 ml में 1 आयन था। अब पानी मिलाया तो आयतन बढ़ा, आयतन हो गया 8 ml। अब 8 ml में 4 आयन है तो 1 ml में आधा आयन है, मतलब 1 ml में 1 सेमी क्यूब में आयन कम हो गए हैं। पहले जहां 1 ml में 1 आयन था, वहां अब 1 ml में आधा आयन ही रह गया है, मतलब 1 सेमी क्यूब में आयन कम हो गए हैं, इसलिए चालकता कम हो जाती है। क्योंकि चालकता जो होती है वो 1 सेमी क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 सेमी क्यूब आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। चालकता 1 सेमी क्यूब आयन, 1 सेमी क्यूब में कितने आयन है उस पर डिपेंड करती है। समझ आ गई है बात? तो चालकता कम हो जाती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है। मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चे मोलर चालकता? क्योंकि लैम्डा m बराबर कापा इंटू वी, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो मोलर चालकता बढ़ जाती है क्योंकि आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? सांद्रता कम करने पर, सांद्रता कम करने पर क्या होगा? सांद्रता कम करने पर, सांद्रता कम करने पर क्या होगा? समझ आ रही है बात? सांद्रता कम करने पर क्या होगा? चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा? चालकता कम होगी। और मोलर चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा? मोलर चालकता अधिक होगी। ठीक है, समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा बच्चे। अगर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू मुकेश, थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के संक्षारण के दौरान, लोहे के संक्षारण के दौरान लोहे का कोरोजन, आयरन का कोरोजन हो गया है, संक्षारण हो गया है, तो विभिन्न घटनाओं को समीकरण के रूप में दर्शाइए। रिप्रेजेंट द वेरियस फिनोमेना अकरिंग ड्यूरिंग द करोजन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, क्योंकि कोरोजन की जो इक्वेशन है, संक्षारण की जो समीकरण है, वो बहुत कम बच्चों को आती है। हम लोग ज्यादातर, मैं फिर कहूंगा कि हम लोग उतना गहराई में सोच ही नहीं पाते जितना हमें सोचना चाहिए। हम लोग रट्टे की ओर मूव कर रहे, हम लोग रटे जा रहे। इक्वेशन बच्चे कभी भी रटने से नहीं आएंगी। एक बात हमेशा दिमाग में फीड रखिएगा, इक्वेशन कभी रटने से नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमें इस बात को सोचना है, समझना है, फिर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, तो हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी बच्चे रिएक्शन होंगी। तो लोहे के संक्षारण में क्या होता है, कोरिजन में क्या होता है? कृष्ण कुमार जी नमस्कार। तो आप इतने सारे बच्चे कमेंट मत कीजिए, टॉपिक जो चल रहा है डिस्टरबेंस होती है। आप लोगों ने जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो इतने सारे कमेंट मत कीजिए बच्चे आप। चलिए देखते हैं, लोहे के संक्षारण के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो कोरिजन की इक्वेशन लिखनी है, समझिएगा। मैं इसको बड़ी तसल्ली से आपको समझाऊंगा। ये आयरन है, छोटा सा टुकड़ा ही है, वैसे तो डायग्राम में मैंने बड़ा दिखाया है, छोटा सा टुकड़ा है ये आयरन का, Fe का। ठीक है, Fe का छोटा सा टुकड़ा है ये, और इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप आ गई है। क्योंकि कोरिजन होने के लिए जरूरी है कि जो आयरन है वो नमी से, मतलब ह्यूमिडिटी से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाटर की ड्रॉप आ गई है। ये एक वाटर ड्रॉप है, H2O वाटर ड्रॉप है ये, और वाटर ड्रॉप में H+ आयन अवेलेबल है, H+ आयन अवेलेबल है। ठीक है, वाटर ड्रॉप के अंदर H+ आयन अवेलेबल है, और ऑक्सीजन का कंटिन्यू इस पर अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन का इस पर
कंटिन्यू अटैक हो रहा है। तो ये हमारे पास एक तरह से मोटा मोटा जो है फंडामेंटल आ गया है कि रस्टिंग क्यों होती है, कोरिजन क्यों होता है, क्योंकि आयरन के ऊपर वाटर यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी बोलते हैं वैसे तो, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन का कंटिन्यू अटैक हो रहा है। इसलिए जो मेटल होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, अवनत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी को हम लोग संक्षारण बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। अब Fe का यहां ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन होता है, Fe एनोड का काम करने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। तो Fe बदल जाता है बच्चे Fe+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। Fe बदल गया Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, अपचयन। सिंपल सी बात है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। अब रिएक्शन समझना। अब कैथोड पर क्या होगा? ये जो H+ आयन पड़े हैं, ये जो H+ आयन पड़े हैं वाटर ड्रॉप के अंदर, ये इस ऑक्सीजन से कंटिन्यू रिएक्ट करते जाएंगे। तो H+ आयन बच्चे जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते जाएंगे तो वो एक तरह से वाटर की फॉर्मेशन करते जाएंगे, H2O बनाते जाएंगे। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। O2 है तो यहां O2 लगा देते हैं। H बच्चे 4 हो गए तो यहां H4 कर देते हैं। अब 4H+ आ गए तो 4H+ में हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि 4H+ है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। ठीक है, समझ आई रिएक्शन? मैं एक बार फिर क्लियर करता हूं, एक बार फिर समझाऊंगा। मैं फिर कहूंगा कि हमारे घर वाले हमेशा कहते हैं कम खा लो पर अच्छा खा लो, है ना? कहते हैं ना कि थोड़ा खा ले पर अच्छा खा ले, ढंग का खा ले। ये नहीं कि हम लोग खाए जा रहे और ढंग का कुछ नहीं खा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा कर ले पर अच्छा कर ले। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ। अब वाटर ड्रॉप के अंदर जो H+ अवेलेबल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और H2O बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अब बैलेंस करें तो O2 थे, इधर O1 था, तो बैलेंस कर लिया, ये 2 कर लिए। अब H4 हो गए, 4 हो गए तो ये 4H+ हो गए, 4H+। 4H+ का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, आगे बात समझ। अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बच्चे, जबकि ऊपर से तो 2 ही आए हैं। तो इसलिए हम लोग ऊपर वाली रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर से बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही नीचे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो सकते हैं। समझ आ गई रिएक्शन? अब इसका ओवरऑल रिएक्शन निकालो, इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालो बच्चे, ओवरऑल रिएक्शन निकालो। देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहां बने थे, चारों आपने यूज कर लिए, बाकी लिख लो। 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इक्वल टू 2Fe+2 प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन लिख ली। ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बने थे, नीचे वो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इक्वल टू 2Fe+2 प्लस 2H2O। ये बन गया। अब ये बन गया 2Fe+2 प्लस 2H2O, 2Fe+2 प्लस 2H2O। अब इस पर कंटिन्यू बच्चे ऑक्सीजन अटैक करती जाती है और Fe2O3 बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। ऑक्सीजन कंटिन्यू इस पर अटैक करती जाती है और Fe2O3 बन जाता है। अब चेक करो, 2 Fe आपके पास थे, 2 Fe हमारे पास आ गए। ठीक है, O हमारे पास 2 थे और यहां कितने आए? 3। यहां 3 चाहिए अपने को, तो बैलेंस करने के लिए अपन इसको हाफ O2 कर लेते हैं।
तो 2O तो ये हो गए और हाफ O2 का मतलब 1O ये हो गया, तो ये 3O पूरे हो गए हमारे। ठीक है, अब बचे 4H, क्या बचे 4H, तो वो आ गए 4H प्लस, 4H प्लस। तो इस तरह से Fe2O3 बन गया। क्या बन गया? Fe2O3। और Fe2O3 में बच्चे कंटिन्यू जल जुड़ता जाएगा। कम से कम 3 H2O जोड़ोगे, ज्यादा जोड़ने तो XH2 लिख सकते हो, कम से कम 3 जोड़ने हैं। तो Fe2O3 प्लस 3H2O इक्वल टू Fe2O3 डॉट 3H2O। इसी को हम लोग जंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। यही रस्टिंग है, जंग है। तो यहां Fe2O3 बनना स्टार्ट हो गया है, ये जंग बन गया है, ये जंग लिख दिया। तो Fe2O3 के अंदर XH2O या 3H2O जुड़ गए हैं और वो फिर आगे Fe2O3 डॉट 3H2O बन जाएगा। बिल्कुल मुकेश, ये सारा लिखना पड़ेगा बच्चे, सारी घटनाएं जो है समीकरण के रूप में शो करनी पड़ेंगी अपने को, सारा लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, इसमें अपन छोड़ नहीं सकते कुछ। चलिए, समझ आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया है Ni बदला है Ni+2 में, Ag प्लस बदला है Ag में, के लिए नैर्नस्ट समीकरण लिखिए। Ni बदला है Ni+2 में, Ag प्लस बदला है Ag में, इसके लिए नैर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? Ni बदला है Ni+2 में और Ag प्लस बदला है Ag में। Ni बदला है Ni+2 में, Ag प्लस बदला है Ag में। अब हम देखें तो इधर प्लस का 2 चार्ज है, इधर प्लस का 1 चार्ज है। Ag पर प्लस का 1 है, Ni पर प्लस का 2 है, तो Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि Ni पे प्लस का 2 चार्ज था, तो इधर प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे E इक्वल टू E0 माइनस 0.059, क्योंकि 2 चार्ज है प्लस का इधर भी और इधर भी, तो मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। लोग उत्पादों की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जिस पर चार्ज नहीं है वो मत लिखना। तो इन दोनों पर चार्ज नहीं है, ये दोनों नहीं लिखेंगे। तो ऊपर आ जाएगा Ni+2 की कंसंट्रेशन और अपॉन में आ जाएगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन की स्केयर। ये लो, ये हमारा नैर्नस्ट इक्वेशन बन गया है गिवन सेल के लिए। समझ आ गया है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत बार आपको एग्जांपल दे चुका हूं, न्यूमेरिकल में भी हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाए आप यही देख लीजिएगा कि इधर तो प्लस 2 चार्ज है, इधर प्लस 1 है, तो दिमाग में यही मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 2 से, ये दिमाग में यही गुणा हो जाना चाहिए, यही मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। अब Ni बदला है Ni+2 में और 2Ag प्लस बदला है 2Ag में। अब आप लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लोग प्रोडक्ट। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही Ni+2 की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। 2Ag प्लस का मतलब है Ag प्लस की स्केयर। ये लो, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो ये तो नैर्नस्ट इक्वेशन लिखनी थी, हो गया है। अगला क्वेश्चन, लेड स्टोरेज बैटरी तथा ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या हुआ था, पहले तो लेड स्टोरेज बैटरी देख लो। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल, ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल। तो पहले मैं लेड स्टोरेज बैटरी वाली लिख रहा हूं। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड पर क्या हुआ था, Pb बदला था PbSO4 में, Pb बदला था PbSO4 में। और कैथोड पर क्या हुआ था, PbO2 बदला था PbSO4 में। बस इतनी बात याद रख लोगे तो रिएक्शन हो गई है। लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन पहले लिख रहा हूं, Pb बदला है PbSO4 में। अब यहां चेक करेंगे तो Pb पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। यहां चेक करेंगे तो Pb पर +2 चार्ज है।
मतलब Pb 0 जब Pb +2 में बदलेगा तो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए निकले क्योंकि Pb बदला Pb +2 में। अब इधर SO4 है, इधर नहीं है, तो इधर SO4 -2 लिख दो। ये लो, ये एनोड की रिएक्शन होगी, ये एनोड की रिएक्शन होगी। ये लो, बड़े आराम से लिख सकते हो, ये एनोड की रिएक्शन है भाई। Pb बदला है PbSO4 में, इस पे 0 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब इधर SO4 था, इधर लगा दिया, क्योंकि करना तो बराबर ही है दोनों तरफ। ये एनोड की रिएक्शन होगी। अब कैथोड में क्या हुआ, PbO2 बदला PbSO4 में। अब PbO2 में Pb पर +4 चार्ज है, +4, और इधर है +2, तो +4 जब +2 में बदल रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया ये। अब इधर 2 O लगे थे, 2 O लगे थे, तो इधर 2 H2O लगा दिए बैलेंस करने के लिए, ताकि 2 O आ जाए। इधर 2 O थे तो इधर 2 H2O लगा दिए। अब इधर 4 H आ गए, 4 H आ गए, तो इधर 4 H+ लगा दिए, क्योंकि इधर 4 H आ गए थे तो इधर 4 H+ लगा दिए। अब इधर SO4 था, इधर SO4 है, ये रहा SO4, तो इधर SO4 -2 लगा दिया। ये लो, रिएक्शन हो गई। बड़े आराम से सोच सकते हो। वापिस रिपीट करता हूं बच्चे, अब फटाफट रिपीट करूंगा। देखो, एनोड Pb बदला PbSO4 में, तो यहां Pb 0 है, यहां Pb +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इधर SO4 है, इधर नहीं था, इधर लगा देना। पहली रिएक्शन कंप्लीट, एनोड वाली। कैथोड, लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन है ये। कैथोड, PbO2 बदला है PbSO4 में, PbO2 बदला है PbSO4 में। अब इधर 2 O है, तो इधर 2 H2O लगा दिए। ठीक है, ये Pb +4 था और ये Pb +2 था, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे। अब इधर 4 H आ गए, तो इधर 4 H+ लगा दिए। अब इधर SO4 है, तो इधर SO4 -2 लगा दिया। ये लो, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई, लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस हो गई। समझ आ गई रिएक्शन? समझ आ गई तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है बच्चे, अदरवाइज रिपीट वर्ड लिख सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, अदरवाइज आप रिपीट वर्ड लिख सकते हैं। अगर समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना कि समझ आ गया। बड़े इजी वे में आपको समझा दिया है, बड़े इजी वे में आपको क्लियर कर दिया है कि क्या होने वाला है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिया है। Pb बदला है PbSO4 में, तो Pb से Pb +2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, SO4 इधर नहीं था, लिख दिया। PbO2 बदला PbSO4 में, Pb +4 Pb +2 में बदला, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। इधर 2 है तो इधर 2 H2O लगा दोगे। सही है। अब इधर 4 H आ गए तो इधर 4 H+ लगा दोगे। अब इधर SO4 था और इधर लगा दिया, रिएक्शन हो गई। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं फिर कहूंगा, फोबिया है, डर है, भय है, खौफ है, और कुछ नहीं है। खत्म है कहानी, कुछ नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब समझ आ जाता है तो सब चीजें आसान हो जाती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का नहीं। चलिए, फ्यूल सेल के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। फ्यूल सेल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल के अंदर। तो फ्यूल सेल में बच्चे क्या होता है, मैं मोटा मोटा बताऊंगा, एक बार फटाफट रफ डायग्राम बनाऊंगा। इधर से हाइड्रोजन आ रही है, इधर से ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, और बीच में यहां बेस भरा होता है, बेस KOH। ये होता है फ्यूल सेल, मोटा मोटा बता रहा हूं। इधर से H2 आ रहा है, इधर से O2 आ रहा है, बीच में बेस भरा हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ओवरऑल रिएक्शन जो होती है, H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है, H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं। बैलेंस मारो फटाफट इसका, O2 है तो 2 H2O, H4 हो गए तो 2 H2। ओवरऑल रिएक्शन बन गई। ओवरऑल रिएक्शन बन गई क्या, 2H2 + O2 = 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन बन गई हमारे पास। कैसे बनी फिर देख लो, इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चे जब जुड़ेंगे ना तो H2O बनाएंगे। तो O2 है, O2 कर लिए, H4 हो गए तो H4 कर लिए। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन समझते हैं। ओवरऑल रिएक्शन मेरे दिमाग में पहले चलनी चाहिए। अगर फ्यूल सेल की रिएक्शन को इजी करना है
तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे दिमाग में चलनी चाहिए, तब मैं फ्यूल सेल को बड़ा आराम से कर सकता हूं। अब एनोड, तो एनोड पर हाइड्रोजन आ रही है, ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो पहले से ही मैं 2H2 लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे को यार ओवरऑल रिएक्शन का पता है कि 2H2 आने ओवरऑल रिएक्शन में, तो मैं पहले से ही 2H2 लेकर चलूंगा। तो 2H2 बदल जाएंगे 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और क्योंकि अंदर बेस है, अंदर बेस पड़ा है, तो जो 4H प्लस है वो बेस के 4OH माइनस से रिएक्ट करके 4 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। 4H प्लस 4OH माइनस से ऐड होकर 4H2O बना देंगे। 4OH माइनस जो है वो इस बेस से आया है, क्षार से आया है, जो उसके अंदर भरा हुआ है KOH। ठीक है, तो 2H2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरी ओवरऑल रिएक्शन में था, मेरे को पता था कि 2H2 आएगा, तो 2H2 बदला 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 4H प्लस 4OH माइनस से जुड़े, क्योंकि अंदर 4OH माइनस पड़े तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो जो आपकी बुक की है, ओवरऑल रिएक्शन वो आपकी बुक में दी हुई है। 4H प्लस से 4H प्लस कैंसिल हो गए, अब आपकी बुक में यही लिखी हुई है 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। पेपर में यही लिख के आओगे ओवरऑल वाली, ये मैंने बता दिया है आपको कि कहां से आई है, ये बता दिया है कि क्यों आई है ये, है ना, पर पेपर में आप बच्चे ओवरऑल वाली लिख के आओगे, ओवरऑल वाली, ये ओवरऑल वाली रिएक्शन लिख के आओगे। ठीक है, 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आप पेपर के अंदर यही लिख के आओगे। समझ आ गया कैसे बनी, वापिस बताने की जरूरत है, चलो देख लो क्या हुआ। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये रिएक्शन ओवरऑल है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर 2H2 लूंगा मैं पहले से, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि 2H2 ओवरऑल रिएक्शन में आने, तो 2H2 जो है वो बदल जाएंगे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, और 4H प्लस जो है जो अंदर बेस भरा हुआ था उससे 4OH माइनस लेकर 4 वाटर बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन में निकालूंगा तो 4H प्लस कट जाएगा, तो 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई, यही एग्जाम में लिखनी है एनोड वाली। अब कैथोड पर क्या होगा बच्चे, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड वाली कहानी समझना। अब कैथोड पर क्या होगा, फ्यूल सेल के अंदर कैथोड पर उस साइड से O2 आ रही थी, O2 आ रही थी, ये आ गई O2। ठीक है, यहां कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, जबकि ओवरऑल रिएक्शन में 2 ही वाटर मॉलिक्यूल बन रहे। यहां हमने 4 बना लिए, ओवरऑल में 2 ही बन रहे, इसका मतलब 2 यूज कर लो भैया, 2 यूज कर लो। ओवरऑल में तो 2 ही थे, यहां बन गए 4, तो इसका मतलब 2 यूज कर लो ना 4 में से, तो ओवरऑल वाले 2 ही बचेंगे। समझ आ गई बात। प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपने लिए थे, बने थे जो 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन वापिस यूज कर लो ताकि इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाए। अब आप देखोगे तो 4OH माइनस बन जाएगा, 4OH माइनस बन जाएगा यार, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में OH माइनस कहीं नहीं है, तो ये 4OH माइनस वापिस बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाने हैं, 4OH से 4OH भी कट जाने हैं, और 4 H2O में से 2 H2O यूज हो गए, 2 H2O बच जाएंगे, तो 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 4 में से 2 यूज कर लिए, 2 बच गए, और ये ओवरऑल मैंने पहले ही सोच रखी थी, इसलिए करनी बहुत इजी हो गई। अदरवाइज जोर आता, अदरवाइज कहीं ना कहीं रट्टा मारना पड़ता भैया इसका। समझ आई बात के नहीं आई, बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। बड़ा फटाफट सोच सकते हो काम को, फटाफट वापिस रिपीट करता हूं, देखना। ओवरऑल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, याद हो जाएगी यार, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर हुआ भैया 2H2 बदल गए 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, अंदर बेस भरा हुआ था, क्षार भरा हुआ था, तो 4H प्लस 4OH माइनस से जुड़ के 4 वाटर बना गए। ओवरऑल रिएक्शन हमने निकाल ली, 2H2 4H प्लस से 4H प्लस कट गए, तो 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड वाली कहानी खत्म। कैथोड पर क्या हुआ, O2 आई, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में 2 H2 ही बच रहे, यहां 4 बन रहे, तो 2 मैंने यूज कर लिए, चारों इलेक्ट्रॉन जो बने थे वो यूज कर लिए, और 4 OH जो यूज किए थे वो वापिस बन गए ताकि कट जाइए। ये लो कैथोड वाली रिएक्शन भी तैयार है। अब पेपर में एनोड वाली ये वाली लिख के आनी है, ये वाली, ये ध्यान रखिएगा,
ये वाली लिख के आनी है, ये और ये मत लिख के आना पेपर में, क्योंकि दुनिया ना रट्टा मार के बैठी है, ठीक है ना, उनको मतलब नहीं है कहां से आई है। तो कोई कॉपी चेक किया हुआ ऐसा बंदा धक्के चढ़ गए ना, अब जिसने रट्टा मार रखा है वो काट देगा रिएक्शन को। ये लिख के आना, ठीक है ना, ये लिख के आना। हालांकि इससे समझ आ सकती है बात को, लेकिन आप यही लिख के आना, ठीक है। चलिए, समझ आ गया है? समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में ओके यस थंब इंप्रेशन से रिप्लाई कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर समझ आ रहा है तो। फैराडे के विद्युत बंधन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत बंधन का प्रथम नियम क्या कहा था फैराडे ने? ये एक विद्युत बंधन लिया फैराडे ने, NaCl, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, करंट पास कर दिया, करंट पास कर दिया, तो Cl जो था वो एनोड की ओर भागने लग गया और Na जो था वो कैथोड की ओर भागने लग गया। तो कैथोड पर Na बनने लग गया, एनोड पर Cl2 बनने लग गया। कब तक? जब तक करंट पास हो रहा है तब तक। सही है? वापिस समझो बात को। NaCl का सॉल्यूशन लिया उसने, किसने? फैराडे ने। करंट पास कर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगाए, प्लस माइनस लगाया, करंट फ्लो कर दिया इसके अंदर। अब NaCl टूट गया, Na प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस एनोड पर गया, Cl2 बना गया, Na प्लस कैथोड पर गया, Na बना गया। तो सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है वो जमा होने लग गया है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने लग गया। कब? जब करंट पास कर रहे हैं। जैसे ही करंट पास करना बंद करेंगे, पदार्थ जमा होना भी बंद हो जाएगा, सब्सटेंस जमा होना भी बंद हो जाएगा। तो सब्सटेंस पदार्थ तब तक ही जमा होगा जब तक करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो करंट की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा करंट की मतलब धारा के मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है। इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, समानुपाती का निशान उठाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं Z, W बराबर ZQ और Q इक्वल टू IT होता है तो W इक्वल टू ZIT। ये फार्मूला बन जाता है।